नमस्ते। सवाना जॉर्जिया में स्वागत है। एमट्रैक की लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर कोच लोकप्रिय हैं, पर महंगे और सीमित हैं। क्या कोई सस्ता यात्रा विकल्प है? आज हम कोच क्लास में न्यूयॉर्क सिटी तक यात्रा कर रहे हैं, ताकि जान सकें कि सुलभ ओवरनाइट अनुभव कैसा है। मेरे साथ चलिए। जब हम एमट्रैक सिल्वर मीटियोर ट्रेन से 16 घंटे की ईस्ट कोस्ट ओवरनाइट यात्रा पर निकलते हैं। हमारी यात्रा सवाना एमट्रैक स्टेशन से शुरू होती है। यह मध्यम आकार का स्टेशन एमट्रैक की पॉमेटो ट्रेन का दक्षिणी टर्मिनस है और फ्लोरिडियन व सिल्वर मीटियोर के पूर्वी पश्चिमी मार्गों का मिलन बिंदु है। प्रतीक्षालय साधारण है। इसमें टिकट डेस्क, बेंचों की कतारें, बाथरूम और वेंडिंग मशीनें हैं। बोर्डिंग की पहली घोषणाएं प्रस्थान से 15 मिनट पहले होती हैं। हम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं, तभी पेड़ों के पार हॉर्न सुनाई देता है। मोर से हेडलाइटें दिखाई देती हैं और सिल्वर मीटियोर प्लेटफॉर्म पर आ लगती है। आज मीटियोर के आगे लगी हैं ALC 42 नंबर 318 और P42 DC नंबर 193। जब आप टिकट बुक करते हैं तो सीटें निर्धारित नहीं होती, लेकिन आमतौर पर चढ़ने के बाद कंडक्टर द्वारा सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं। हमें कहा गया कि ट्रेन में चढ़कर अगले डिब्बे की सीट 33 पर जाएं, और हम यहाँ हैं। अगले 16 घंटों के लिए हमारा घर यही है। ये उतना शानदार या विशाल नहीं है जितना एक रूमेट होता है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी तक की हमारी यात्रा के लिए यह ठीक है। हमारे बैठते ही चढ़ने का दरवाजा बंद हो जाता है और ट्रेन 98 सवाना से चल देती है। सवाना से निकलकर हम उत्तर की ओर बढ़ते हुए साउथ कैरोलिना में दाखिल होंगे और चार्ल्सटन पहुंचते पहुंचते सूरज ढल रहा होगा। फ्लोरेंस में ताजी हवा लेने के बाद हम सोने चले जाते हैं और नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया का अधिकतर हिस्सा रात में पार करते हैं। रिचमंड में सुबह का ठहराव। दूसरे दिन ताजी हवा के 2 विरामों में ये पहला है, दूसरा सिर्फ डीसी में होता है। वॉशिंगटन डीसी में हम डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक पावर से बदलते हैं और नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। हम बाल्टीमोर, विल्मिंगटन, फिली, नेवार्क में रुकते हैं और लाइन के आखिरी पड़ाव न्यूयॉर्क में हडसन नदी की सुरंगों से दाखिल होते हैं। हम आज अपनी यात्रा में कुल 830 मील की दूरी तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 16 घंटे और 2 मिनट होगा। ट्रेन की देर से आगमन और शाम का प्रस्थान मतलब है कि हम जॉर्जिया ठीक सूर्यास्त पर छोड़ेंगे। पहले दिन की रोशनी खत्म होने से पहले चलिए उस सीट को देखते हैं जिसमें हम रात बिताने वाले हैं। हम आज एमट्रैक की एम्फ्लीट 2 कोच में यात्रा कर रहे हैं। इन कोचों में ज्यादा लेग रूम और लेग रेस्ट हैं, ताकि लंबी यात्रा में आराम मिले। हर सीट में फुटरेस्ट, सीट बैक पॉकेट और ट्रे टेबल सामने वाली सीट में लगे होते हैं। दीवारों के साथ साथ आउटलेट्स दिए गए हैं और ओवरहेड लगेज रैक में रीडिंग लाइट्स लगी हुई हैं। हर सीट आर्मरेस्ट के बटन से करीब 25 डिग्री पीछे झुक जाती है। सीट के नीचे लेग रेस्ट है, जिसे ऊपर सेट किया जा सकता है। लंबी यात्रा के लिए सीट की गद्दी मजबूत की गई है। हर सीट के बैठने वाले हिस्से और पीठ पर मोटी पैडिंग है और नया लॉन्ग डिस्टेंस विनाइल बेहतर क्वालिटी फिनिश देता है। सीटिंग के अलावा एम्फ्लीट 2 कोचों में दोनों सिरों पर कूड़ेदान, बड़ा लगेज रैक, सुलभ सीटिंग और पीछे 2 बाथरूम है। स्टैंडर्ड बाथरूम में एक ओर टॉयलेट, दूसरी ओर वैनिटी है। सिंक अच्छी तरह से काम करता है, वहां पर्याप्त साबुन और पेपर टॉवल्स हैं और दीवार के साथ नए आउटलेट्स भी लगे हुए हैं। सूरज डूब चुका है।
सांझ जल्दी ढलती है और चार्ल्सटन पहुंचते ही चारों ओर घना अंधेरा हो जाता है। देर हो गई है, पर सोने से पहले मैं डिनर करना चाहता हूं। 2 डिब्बे आगे जाकर हमें कैफे मिलता है। एम्फ्लीट 2 के कैफे में 2 हिस्से और बीच में बार है। लंबी दूरी के मेन्यू में सामान्य कैफे मेन्यू से थोड़ा फर्क है, पर इसमें स्नैक्स, ड्रिंक्स और बड़े खाने के विकल्प रहते हैं। आज रात के खाने के लिए मैंने एक क्लासिक चुना, एम मैक एंड चीज और एशियन नूडल बाउल। मैक एंड चीज कैफे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। यह बहुत रिच और चीजी है और माइक्रोवेव मील के लिए अच्छा है। नूडल बाउल मेरी पसंदीदा डिश है। इसमें सब्जियां, हल्के नूडल्स और मीठा खट्टा सॉस इसे खास बनाते हैं। अब क्या यह खाना ज्यादा था? शायद, पर कैफे में अच्छे साइड ऑप्शंस कम हैं और मेन कोर्स बस थोड़े से और पैसे में मिल जाता है। यह स्लीपर ट्रेन है। इसमें कैफे के पीछे एक पारंपरिक डाइनिंग कार भी है। इस साल एमट्रैक ने डाइनर को कोच यात्रियों के लिए खोला। नाश्ता 20, दोपहर का खाना 25 और रात का खाना $45 है। सीटें बहुत सीमित हैं और सीट मिलना कभी पक्का नहीं होता। आज ट्रेन में स्लीपर यात्रियों की ज्यादा संख्या के कारण कोच यात्रियों को डाइनर में खाने की अनुमति नहीं थी। सोने से पहले हमें थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने का ब्रेक लेना है। फ्लोरेंस, साउथ कैरोलिना में। हम फ्लोरेंस, साउथ कैरोलिना में हैं। यह केवल ट्रेन, पुराना अटलांटिक कोस्टलाइन स्टेशन और वे भरी जा चुकी पटरियां जो उस समय की हैं जब यह इमारत इस्तेमाल में थी ही दिखती हैं। ट्रेन में चढ़कर अब सोने का वक्त है। हालांकि ये कभी गारंटी नहीं होती, लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी रही और हमारे पास रात के सफर में बगल वाली सीट पर कोई यात्री नहीं है, जिससे हम दोनों सीटों का इस्तेमाल करके आराम से फैल सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। मैंने कहा आराम से हो जाओ, लेकिन मैं कभी सच में आराम से नहीं हो पाया। मेरी लंबाई 6 फुट 3 इंच है, इसलिए दोनों सीटों पर भी ठीक से नहीं फैल सकता। सीटें बहुत सकरी हैं। मैंने उसी में काम चलाया और थोड़ा सोने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह ने हमें स्वागत किया। हम अलेक्जेंड्रिया पहुंच रहे हैं। आसमान हल्के नीले और गुलाबी रंग में रंगा है। वॉशिंगटन डीसी सिल्वर मीटियोर पर सबसे लंबा ठहराव है, जो लगभग 1 घंटे का है। यहां इंजन बदला जाता है और क्रू न्यूयॉर्क सिटी के अंतिम सफर से पहले ट्रेन की सर्विसिंग करता है। इंजन बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीजल इंजन डिस्कनेक्ट होते हैं और दूर चले जाते हैं, जिससे ट्रेन कुछ मिनट बिना शक्ति के रहती है। समानांतर ट्रैक पर एक ACS 64 इंजन प्लेटफॉर्म के साथ साथ पीछे की ओर आता है, ताकि मीटियोर ट्रेन से जुड़ सके। डीसी में 1 घंटे का समय है। स्टेशन के अंदर नाश्ता लेने का पर्याप्त समय है। समय का ध्यान रखें। ट्रेन अपने समय पर चलेगी, चाहे आप उसमें हों या नहीं। जैसे ही हम ट्रेन में चढ़ते हैं, ऑल अबॉर्ड की घोषणा होती है और सिल्वर मीटियोर 1390 मील की यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। डीसी से रवाना होने के 30 मिनट बाद कैफे कार सेवा के लिए खुल जाती है।
जो एकदम सही समय है क्योंकि मुझे सच में नाश्ते की जरूरत है। मैंने 1 कप कॉफी और सॉसेज, अंडा और चीज वाला ब्रेकफास्ट सैंडविच लिया। $9.50 में ये नाश्ते के हिसाब से काफी अच्छा सौदा है। सैंडविच पेट भरता है और कॉफी वैसी ही है जैसी थोक में बनी कॉफी से उम्मीद होती है। कैफे के अलावा विकल्प नहीं है तो यही ठीक है। गन पाउडर और सस्क्वेहाना नदियों को पार करते ही कुछ देर के लिए नीला आसमान बादलों से ढक जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल ट्रेनें 125 तक जाती हैं, जबकि सिल्वर मीटियोर 110 तक सीमित है, क्योंकि पुराने व्यूलाइनर वन स्लीपरों की अधिकतम स्वीकृत गति इतनी ही है। फिली से रवाना होते ही एमट्रैक की नेक्स्ट जेन असेला और कैस्केड्स एरोसेट्स दिखती हैं, जिनमें कैस्केड्स एरोसेट्स इस साल गर्मियों के आखिरी हिस्से या पतझड़ की शुरुआत में शुरू होंगी। अब जब नेक्स्ट जेन असेला आ गया है और एरो आने वाला है, एमट्रैक ने ध्यान लंबी दूरी के बेड़े पर केंद्रित किया है। और इसी हफ्ते हमें एक बड़ी खबर मिली। एमट्रैक ने एक सिंगल लेवल एकीकृत लंबी दूरी के बेड़े की अपनी योजना की घोषणा की है। पर मुझे कहना पड़ेगा, रेंडर्स कमाल के लग रहे हैं। कोच से शुरू करते हैं। अब हमें एक की जगह 2 क्लास देखने को मिलेंगी। स्टैंडर्ड कोच 2x2 में चलेगा, जबकि प्रीमियम कोच 2x1 में होगा। सीटें मौजूदा फ्लीट जैसी रिक्लाइन होती हैं। विंग हेडरेस्ट और आर्म रेस्ट यात्रियों के बीच है। हर सीट पर टैबलेट्स के लिए एक छोटी ट्रे जोड़ी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज में होती है। प्रीमियम कोच में चौड़ी सीटें और संभवतः ज्यादा लेगरूम मिलेगा। डाइनिंग कार में VLIR टूज जैसा आधुनिक लेआउट होगा और एक सिंगल लेवल लाउंज कार भी जुड़ेगी, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों में साझा स्थान मिलेगा। स्लीपर कोच में एमट्रैक का क्लासिक लेआउट अब आधुनिक रूप में दिखेगा, जैसे नाइट जेट स्लीपर पर एमट्रैक के रंगों में। और अंत में एमट्रैक सोलो स्वीट में एकल व्यक्ति के लिए स्लीपर जोड़ रहा है। अब आपको स्लीपर अनुभव के लिए पूरा रूममेट या बेडरूम बुक करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही सभी कमरों को बाहर से लॉक किया जा सकेगा। मुझे पता है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा कई लोगों के लिए चिंता का विषय रही है, लेकिन अब आखिरकार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस ऑर्डर में 14 रूट्स पर 800 कोच शामिल होंगे और निर्माता का चयन 2027 के अंत तक किया जाएगा। दुर्भाग्यवश अब हमें कोच 2030 से पहले नहीं दिखेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि वे आ रहे हैं। यह एक तरफ मुझे सुपर लाइनर्स के जाने का दुख होगा, वहीं मैं इस भविष्य की फ्लीट में क्या खास है, इसे देखने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हूं। हमारी ट्रेन जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचती है, जो हमारी यात्रा का दूसरा आखिरी स्टेशन है, वैसे ही धीमी हो जाती है। अब तक ट्रेन लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी है। बस कुछ आखिरी यात्री ही बचे हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। जैसे ही न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन क्षितिज पर दिखाई देती है, हमारी यात्रा अपने अंत के करीब पहुंच जाती है। लेकिन क्या ये 16 घंटे की यात्रा में कोच से सफर करना वाकई इसके लायक था? कोच लंबी दूरी की यात्रा के लिए खासकर रात में बेहतरीन तरीका है। कोच में सोना स्लीपर जितना आरामदायक नहीं हो सकता, लेकिन ये काफी सस्ता पड़ता है। मैंने सवाना और न्यूयॉर्क के बीच कोच क्लास के लिए $204 चुकाए। अगले महीने में सबसे सस्ता रूममेट टिकट $516 है, जो हमारे कोच टिकट से 2.5 गुना ज्यादा है। सिर्फ इसी वजह से मैं कहता हूं कि यह इसके लायक है। और अगर आप सीट पर सो सकते हैं तो हर बार कोच ही बुक करें। एमट्रैक नई ट्रेन फ्लीट और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में खुला पोर्टल नॉर्थ ब्रिज न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क के बीच विश्वसनीयता व गति बढ़ाता है। लेकिन एमट्रैक चुपचाप एक और प्रोजेक्ट पर भी मेहनत कर रहा है, जो है हडसन नदी की नई सुरंगें। ये 2 नई टनल लाइन की क्षमता दोगुनी कर देंगी,
जिससे न्यूयॉर्क सिटी और पॉइंट साउथ के बीच हर घंटे 48 ट्रेनें चल सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क पेन स्टेशन की प्लेटफॉर्म लाइट्स हडसन के पार अंधेरे में चमकती हैं। सिल्वर मीटियोर अपनी अंतिम मंजिल पर आकर रुकती है। हम बैग उठाते हैं और मोयनिहान ट्रेन हॉल की ओर बढ़ते हैं, जहां वीडियो खत्म करेंगे। आशा है आपने हमारे साथ ओवरनाइट कोच क्लास का अनुभव पसंद किया होगा। ये एक अनोखी यात्रा थी। अगर आप ऐसी और लंबी कोच यात्राएं देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगले हफ्ते हम हैरिसबर्ग में होंगे और कीस्टोन कॉरिडोर से एमट्रैक मेट्रोलाइनर कैब कार में फिलाडेल्फिया जाएंगे। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी उदारता के लिए मैं आभारी हूं। अगर आप अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।